हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज टोटल 5 या 6 टॉपिक हैं जिस पे हम बात करेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सेगमेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में अपना जगह बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही बस नहीं, इनके अंदर जो संस्थाओं के जो कंटेंट की बातें की गई हैं वैसे कंटेंट एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में अगर ये ट्रेंड में बने हुए हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कोरोनल होल क्या है। हाल ही में नासा ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे वाली एक तस्वीर खींची है जो आंखों और मुस्कान जैसी दिखती है। जो इस करंट अफेयर का जो थंबनेल है उस पर भी मैंने उसका तस्वीर लगाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसी तस्वीर है। इन धब्बों को कोरोनल होल कहा जाता है जो पराबैंगनी प्रकाश में देखे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है। कोरोनल होल क्या है, आपको एक व्यू पता चल गया। एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रखना। अगर कभी भी होता है कि स्किप हो जाता है तो आप वहाँ से मेमोरी अपना बना सकते हैं। कोरोनल होल क्या है इसको देखते हैं। ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। इन क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र इंटरप्लेनेटरी स्पेस के लिए खुला होता है, जिससे सौर सामग्री तीव्र धारा और गति के साथ सौर तूफान में परिवर्तित हो जाती है, जिसे भूचुंबकीय तूफान भी कहा जाता है। ठीक है। उनका तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में काफ़ी गहरे दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें सौर सामग्री कम होती है। कोरोनल होल कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकते हैं। क्लियर? कोरोनल होल कोई अनोखी घटना नहीं है, यह सूर्य के लगभग 11 साल के सौर चक्र में दिखाई देती है। ये टाइम भी प्लीज़ आप याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वन लाइनर। कोरोनल होल सौर न्यूनतम सौर मिलियन के दौरान अधिक अवधि तक हो सकते हैं। एक ऐसी अवधि जब सूर्य पर किसी प्रकार की गतिविधि काफ़ी कम होती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कोरोनल होल्स पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष के वातावरण को समझने में महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हमारी तकनीक और अंतरिक्ष यात्री को सुविधा होती है। क्लियर? भूचुंबकीय तूफान क्या होता है? सौर तूफान सूर्य के धब्बों यानी कि सूर्य पर अंधेरे क्षेत्र जो आसपास के फोटोस्फीयर सौर वातावरण की सबसे निचली परत की तुलना में ठंडे होते हैं से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा के निकलने के दौरान उत्पन्न होते हैं और कुछ मिनटों या घंटों तक रह सकते हैं। भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अनियमितता से संबंधित है जो तब आते हैं जब सौर पवन से पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में ऊर्जा का कुशल आदान प्रदान होता है। क्लियर? मैग्नेटोस्फीयर हमारे ग्रह को हानिकारक सौर एवं ब्रह्मांडीय कण विकिरण से बचाता है। साथ ही यह पृथ्वी को सोलर विंड सूर्य से प्रभावित होने वाले आवेशित कणों के निरंतर प्रवाह से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। यह तूफान सोलर विंड में भिन्नता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के प्रभाव, प्लाज्मा और इसके वातावरण में बड़े बदलाव लाते हैं। हमने देखा कि भूचुंबकीय तूफान क्या होता है, भूचुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है गैंडे के सींग का सिकुड़ना। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार समय के साथ गैंडों का सींग का आकार संकुचित होता जा रहा है, जिसके लिए शिकार को उत्तरदायी माना गया है। इस अध्ययन में 5 शताब्दियों से अधिक समय तक की जानवर की कलाकृति और तस्वीरों का विश्लेषण कर एक दिलचस्प शोध दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया है। यह अध्ययन नीदरलैंड स्थित राइनो रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित चित्रों के भंडार पर आधारित है। गैंडों की 5 प्रजातियां, अफ्रीका में सफ़ेद काले गैंडे, एशिया में एक सींग वाला गैंडा, जावन और सुमात्रा राइनो प्रजातियां अभी भी आवास के नुकसान तथा शिकार के कारण संकटग्रस्त हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त सुमात्रा राइनो में
सींग की लंबाई में गिरावट की दर सबसे अधिक थी और अफ्रीका के सफ़ेद गैंडों में सबसे कम थी, जो कि जंगली एवं पालतू दोनों मामलों में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति है। यह अवलोकन अन्य जानवरों में देखे गए पैटर्न का अनुसरण करता है, जैसे हाथियों में टस्क का आकार और जंगली भेड़ में सींग की लंबाई में शिकार के कारण कमी आई है। यूरोपीय साम्राज्यवाद 16वीं और 20वीं सदी के बीच के दौरान गैंडों को आमतौर पर शिकार ट्रॉफियों के रूप में परिलक्षित किया गया था, लेकिन उन्हें 20वीं सदी के मध्य एक संरक्षण संदर्भ में तीव्रता से चिन्हित किया गया, क्योंकि मनुष्य और गैंडों के बीच उपभोगवादी धारणा में सुधार होने से अब यह बेहतर हो गया है। राइनो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? गैंडों की 5 प्रजातियां होती हैं। अफ्रीका में सफ़ेद, काले, एशिया में एक सींग वाले गैंडे, जावन और सुमात्रा गैंडों की प्रजाति। आईयूसीएन की रेड लिस्ट। आईयूसीएन की जो स्थापना है वह 1948 में हुआ था और इसका जो फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन यूनियन फॉर कंजर्वेशंस। क्लियर। 1948 में इसका स्थापना हुआ था। प्लीज़ आप याद रखना। ब्लैक राइनो गंभीर रूप से लुप्तप्राय अफ्रीकी राइनो की 2 प्रजातियों में से एक, जिसका आकार छोटा होता है, वाइट राइनो। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके इन राइनो का एक भ्रूण बनाया है, जावा राइनो। यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, क्लियर, की श्रेणी में शामिल है। सुमात्रा राइनो मलेशिया में अब तक यह लुप्तप्राय हो गई है। एक सींग वाले गैंडे जो कि वल्नरेबल श्रेणी में आ चुके हैं। क्लियर। भारतीय गैंडा भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इसे भारतीय गैंडा या राइनो के रूप में भी जाना जाता है। यह राइनो प्रजातियों में सबसे बड़ा है। यह एकल काले सींग और त्वचा की विभिन्न परतों तथा भूरे रंग की खाल से पहचाना जाता है। वे मुख्य रूप से घास, साथ साथ पत्तियां, झाड़ियां, पेड़ों की शाखाओं, फलों, जली पौधों से युक्त आहार पर चरते हैं। वे ज़्यादातर चरते रहते हैं और देखिए, चरना का मतलब कि वो जो उनका आहार है, ठीक है, भोजन करना, इनकी भाषा में चरना कहते हैं, के साथ साथ पत्तियां, झाड़ियां और पेड़ की शाखाएं, फल और जली वनस्पतियां खाते हैं। आवास क्या है? यह प्रजातियां इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल, असम तक सीमित हैं। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। असम में 4 संरक्षित क्षेत्रों, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान में 2640 गैंडे हैं। इनमें से लगभग 2400 गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हैं। संरक्षण की स्थिति क्या है? आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेदेव वनरेबल के लिस्ट में भारत में इनको इंगित किया गया है। क्लियर। CITES परिशिष्ट में क्या है? इनमें से लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिसका व्यापार किए जाने के कारण उन्हें और अधिक खतरा हो सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे UPPCS में, संघ लोक सेवा आयोग में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो प्लीज़ आप इसको एक शॉर्ट नोट्स इसका तैयार करना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में खतरा क्या है इनका? सिंहों के लिए अवैध शिकार, पर्यावास की हानि, जनसंख्या घनत्व, घटती जेनेटिक विविधता। क्लियर। भारत द्वारा संरक्षण के प्रयास। राइनो रेंज के 5 देशों भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया
ने इन प्रजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किया है। सो प्लीज़ ये भी याद रखना कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस ऑन एशियन राइनोज 2019। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में सभी गैंडों के लिए डीएनए प्रोफाइल बनाने की एक परियोजना शुरू की है, राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति। इसे वर्ष 2019 में एक सींग वाले गैंडों संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। इंडियन राइनोज विजन 2020, इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया। भारतीय राइनोज विजन 2020 के तहत वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में स्थित 7 संरक्षित क्षेत्रों में फैले एक सींग वाले गैंडों की आबादी को बढ़ाकर कम से कम 3000 से अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है न्यूज, भारत का पहला जल में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर क्या है। हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में निवेशक दीदी पहल के तहत महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। ठीक है, निवेशक दीदी याद रखना है आप, निवेशक दीदी पहल। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। निवेशक दीदी पहल का यह महिलाओं के लिए महिलाओं की विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने प्रश्नों को एक महिला के साथ साझा करने में अधिक सहज महसूस करती है। कार्यान्वयन एजेंसी क्या क्या है, इससे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के सहयोग से IPPB द्वारा लॉन्च किया गया है पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर। इस सत्र में बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों विनियमित संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं में शामिल होने के महत्व एवं निवेश से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के उपायों से सुरक्षा जैसे विषय शामिल है। वित्तीय साक्षरता के लिए भारत की अन्य पहलें, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन है। यह किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बचत, जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है, चाहे वो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हो। ठीक है, कोविड-19 वित्तीय सहायता, PM किसान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर हो। इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को बैंक खाते प्रदान करना है, जिसे PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना लगभग पूरा कर चुका है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रवासियों एवं श्रमिकों को क्रमशः जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये भी शॉर्ट फॉर्म याद रखना कि जिससे PMKMDY है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत सभी छोटे और सीमांत किसानों जिसकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है। किसानों को पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड से किया जाएगा। किसानों को पेंशन फंड में 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच की राशि का योगदान करना होगा, जब तक कि वे सेवानिवृत्ति के तारीख यानी 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू किया गया योजना है। इन ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्तीय बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी क्या है? यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफ़ायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है। आईपीपीबी का मूल उद्देश्य बैंक सुविधाओं रहित लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना, ठीक है। 1,60,000 डाकघरों, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,45,000 एवं 4 लाख डाक कर्मचारियों वाले नेटवर्क का लाभ अंतिम मील तक पहुंचाना है, ठीक है। सो ये आंकड़ा भी प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है, कि 1,60,000 जो डाकघर हैं, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,45,000, ओके, एवं 4 लाख डाक कर्मचारी के नेटवर्क को, ठीक है, देश के अंतिम कोने तक पहुंचाना इनका टारगेट है। आईपीपीबी पहुंच एवं इसका ऑपरेटिंग मॉडल इंडिया स्टैक के प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है। क्लियर? सीबीएस एकीकृत स्मार्टफोन बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ग्राहकों के दरवाजे पर पेपरलेस, कैशलेस एवं उपस्थिति रहित बैंकिंग को सरल व सुरक्षित तरीके से सक्षम बनाना। आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लियर? नेक्स्ट है विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून में एक प्रावधान को चुनौती देने की एक याचिका को विचार करने का फैसला किया है, जो कि विचाराधीन कैदियों, सिविल जजों में कैद व्यक्तियों और जेलों में सजा काट रहे कैदियों पर वोट डालने के पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। क्या है यह? संबंधित निहितार्थ जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को वंचित करता है, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो की एक वर्ष 2021 में नवीनतम रिपोर्ट से पता चला है कि 31 दिसंबर 2021 तक देश भर में विभिन्न जेलों में टोटल 5,54,034 कैद थे। वर्ष 2021 तक अंत तक दोषियों, विचाराधीन कैदियों, बंदियों की जो संख्या है वो 1,22,852, 4,27,165 और 3,470 थी। किनकी? जो दोषी हैं, विचाराधीन कैदी हैं और बंदियों का ये रेशियो है। इसको परसेंटेज में 22.2%, 77.1% और 0.6%। ये आप आंकड़ा कहीं पे नोट कर लेना, आंसर राइटिंग में ये आंकड़े आपको काम आएंगे, ठीक है। मतदान से जुड़ी बातों को लिखा जाएगा तो भी, और भारतीय जो जेल हैं, जो विचाराधीन कैदी हैं, ठीक है, दोषी हैं, उन पे जब कोई बात आती है तो ये आंकड़े काम आएंगे। वर्ष 2020 से 21 तक विचाराधीन कैदियों की संख्या 14.9 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कानून और लोकतंत्र के सम्मान में कमी। जेल के कैदियों को मताधिकार से वंचित करने से ऐसा संदेश पहुंचने की अधिक संभावना है जो उन मूल्यों को बढ़ाने वाले संदेशों की तुलना में कानून और लोकतंत्र के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं। अधिकार से वंचित रखना। वोट देने के अधिकार से वंचित रखना दंड के वैध मानदंडों का अनुपालन नहीं करता है। यदि एक दोषी व्यक्ति जमानत पर बाहर होने पर मतदान कर सकता है तो एक विचाराधीन व्यक्ति को उसी अधिकार से वंचित क्यों किया जाता है जिसे अभी तक कानून की अदालत द्वारा अपराध का दोषी नहीं पाया गया है, ठीक है। यहाँ तक कि एक देनदार, एक व्यक्ति जिसने अदालत के फैसले के बावजूद अपने कर्ज का भुगतान नहीं किया है, जिसे एक नागरिक के रूप में गिरफ्तार किया गया है, उसे वोट देने का अधिकार से वंचित किया जाता है। सिविल जजों
में नज़रबंदी अपराधों के लिए कारावास के विपरीत है। ओके, उचित वर्गीकरण का अभाव। दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा आदि देशों में विपरीत इस प्रतिबंध में अपराध की प्रकृति या सजा की अवधि के आधार पर उचित वर्गीकरण का अभाव है। वर्गीकरण का यह अभाव अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के तहत समानता के मौलिक अधिकार के लिए भी अभिशाप है। मतदान से संबंधित कैदियों के अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के तहत पुलिस की कानूनी हिरासत में और दोषी ठहराए जाने के बाद कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते हैं। विचाराधीन कैदियों को भी चुनाव में भाग लेने से बाहर रखा जाता है, भले ही उनके नाम मतदान सूची में हों। ठीक है, तो ये जो लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का 62(5) क्लॉज 5, ये प्लीज़ आप याद रखना कि इसमें क्या बातें कही गई, उनको वोट डालने न डालने की क्या विधाएं हैं। केवल निवारक निरोध के तहत शामिल व्यक्ति डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डाल सकता है। आज का लास्ट टॉपिक है डर्टी बम। ओके, क्या है? संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में यूक्रेन पर डर्टी बम बनाने का आरोप लगाने वाले रूस के आरोपों की जांच शुरू की है। सो डर्टी बम क्या है? डर्टी बम एक पारंपरिक विस्फोटक उपकरण है जिसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। परमाणु हथियारों के विपरीत यह परमाणु विस्फोट का कारण नहीं बनता है, बल्कि यह विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी, जैविक या रासायनिक कचरे को फैलाता है और यह हथियार तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि प्रभावित क्षेत्र के लोग विकिरण की घातक खुराक के संपर्क में आने से बच सकते हैं। हालांकि निकासी प्रक्रिया के दौरान होने वाली उच्च लागत के कारण आर्थिक प्रभाव गंभीर हो सकता है। रूस के आरोप क्या हैं? रूसी सरकार ने यूक्रेन पर डर्टी बम का इस्तेमाल करने की योजना बनाने और दुनिया भर में शक्तिशाली रूसी विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए रूस पर दोष मढ़ने का आरोप लगाया है। यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि यूक्रेन जानबूझकर अपने कुछ क्षेत्रों को निर्जन नहीं बनाएगा, जबकि उसकी सेना सफलतापूर्वक युद्ध के मैदान पर क्षेत्रों पर कब्जा कर रही थी। क्लियर? IAEA क्लियर? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, रूस के दावों के स्वतंत्र सत्यापन के हिस्से के रूप में ये जो एजेंसी है ने यूक्रेन में निरीक्षण शुरू किया। यह यूक्रेन में 2 स्थानों पर सत्यापन गतिविधियों को पूरा करेगा। निरीक्षण के बाद यूक्रेनी सरकार एक लिखित पत्र भेजकर IAEA से जांच करने के लिए देश में अपनी टीम भेजने का अनुरोध करेगी। इससे पहले एजेंसी 1 महीने पहले 2 स्थानों में से एक का निरीक्षण किया था और अघोषित परमाणु गतिविधियों या सामग्रियों की उपस्थिति का कोई सबूत नहीं मिला था। सो गाइज, आज का ये सेगमेंट रहा। अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट ये टॉपिक लगते हैं, इसके कंटेंट लगते हैं, तो प्लीज़ इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। अदरवाइज एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर